बेटा कल जो पढ़े थे हम लोग, आज उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। कल मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। आपको याद होगा मैंने बताया था कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो भारत के आज़ाद होने के बाद बनाया गया है। इसमें 395 आर्टिकल्स हैं जो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 22 पार्ट्स में डिवाइडेड, और कितने स्केड्यूल्स हैं, 12 स्केड्यूल। होप सो आपको ये याद होगा। मैंने आपको कल प्रियम्बल का कंसेप्ट बताया था। आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं बेटा कि इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर मतलब हमारा देश कैसा है। जैसे देखो हर देश अलग अलग है पूरी दुनिया के, आप देखोगे तो जैसे एग्जांपल के तौर पर नॉर्थ कोरिया इज़ वेरी डिफरेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ वेरी डिफरेंट, इंडिया इज़ वेरी डिफरेंट। तो सवाल ये है कि कैसे स्ट्रक्चर की गवर्नमेंट्स होती है पूरी दुनिया में। तो अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया में याद रखो दो तरह के स्ट्रक्चर की गवर्नमेंट होती है। या तो गवर्नमेंट होगी आपकी यूनिटरी, यूनिटरी की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी है, UNITARY है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जहाँ एक किंग होता है, उसका रूल होता है, वो जो बोलेगा सबको वो चीज माननी पड़ेगी और कोई उसका अपोज नहीं कर सकता। जैसे नॉर्थ कोरिया, किंग जोंग वोंग वहाँ के राजा हैं, उन्होंने जो बोल दिया सबको वो बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। किंग इज द गॉड देयर, वो जो बोलेगा सबको मानना पड़ेगा। वहां एक पर्सन को कोरोना वायरस हुआ, शूट कर दिए, इंसान ही नहीं रहेगा तो आगे कोरोना वायरस कैसे हो सकता है। तो एक तो ये स्ट्रक्चर चलता है पूरी दुनिया में, और दूसरा स्ट्रक्चर जो चलता है ना बेटा उसको बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक कंट्री होगी जिसमें बहुत सारे स्टेट्स होंगे। जैसे नाम देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका क्या है, बहुत सारे स्टेट्स का एक ग्रुप या समूह है। हर स्टेट के पास अपनी रूल मेकिंग पावर होगी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग होगी और स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल्स खुद अलग से बना सकेंगे। तो सवाल यह है कि हम क्या हैं, यूनिटरी हैं कि फेडरल। देता जवाब है हम दोनों का मिक्सचर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है फेडरल। क्या कहा जाता है, फेडरल विद सर्टेन यूनिटरी फीचर्स। दूसरे शब्दों में काशी फेडरल। काशी मतलब वैसा लगने वाला, जैसे टोमेटो इज ओरिजिनल, टोमेटो प्यूरी इज काशी, वैसे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल ही है, पर उसमें यूनिटरी फीचर हैं। क्योंकि यूनिटरी फीचर भी हैं इसलिए काशी। सर सवाल ये है कि यूनिटरी फीचर मतलब क्या, तो मतलब ये कि हमारे यहाँ भी फेडरल के हिसाब से दो तरह की गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनसे भी बड़ा है। और दूसरी बात जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तीसरी बात यह कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट्स की पावर है सारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आ रही है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है आप भूलना मत, याद रखना फेडरल है विद सर्टेन यूनिटरी फीचर। अब दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि इससे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट केस हुआ है वो कौन सा केस है, तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट में इंडिया को स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाला जो केस है उसका नाम है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस। आप इस केस को मत भूलना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ देगा। क्या हुआ था इस केस में, तो इसमें फीचर्स डिसाइड किए गए। क्या फीचर डिसाइड किए गए कि भाई आप बताओ कि इंडिया का स्ट्रक्चर काशी फेडरल क्यों है, तो ये डिसाइड किया गया क्योंकि यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए यहाँ का स्ट्रक्चर काशी फेडरल है। दूसरी बात यहाँ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल 7 में किया गया है। किसमें किया गया है, स्केड्यूल 7 में डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बात भूलना मत। तो स्केड्यूल 7 जो है कॉन्स्टिट्यूशन को पावर को 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। यूनियन लिस्ट जिसको लिस्ट 1 बोलते हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी पावर है। स्टेट लिस्ट जिसको लिस्ट 2 बोलते हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर है। और लिस्ट 3 जिसको कॉन्करेंट लिस्ट बोला जाता है, उसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों की पावर्स है जो दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो टैक्सेशन का मैटर है, जैसे GST, सेंट्रल गवर्नमेंट का CGST लगता है तो स्टेट गवर्नमेंट का SGST लगता है, दोनों ही टैक्स लगा रहे हैं भाई, है ना। वैसे स्टैंप का मैटर, तो ये सब मैटर जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मुझे उम्मीद है भूलोगे नहीं। अच्छा नेक्स्ट थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, अभी थोड़ी देर पहले बताया, सारी पावर कहाँ से डिराइव हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव हो रही है। नेक्स्ट थिंग आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि हमारे देश की जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या, कि जो हमारा कोर्ट सिस्टम है वो सरकारों के कंट्रोल में नहीं आता। याद रखना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में है और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल है, और अगर करना हो तो याद रखना उसके लिए फिर स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए हैं। पहले बताओ इतना समझ आ गया कि नहीं आ गया, मुझे उम्मीद है आपको आ गया होगा, आपको डाउट नहीं हुई होगी।
नेक्स्ट जो पॉइंट्स आपको पढ़ने चाहिए वो ये पॉइंट पढ़ना चाहिए कि देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। कहने का मतलब बेसिकली क्या है, लॉ मेकिंग पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ना बटी हुई है। जैसे अगर देश के लिए लॉ बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी पार्लियामेंट में, और स्टेट के लिए लॉ बनाना है ना तो याद रखना ये लॉ बनेगा स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा में। एग्जीक्यूट करने का काम दोनों का ही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी, याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो लाइन है ना इसको बहुत अच्छे से पढ़ो। अगर कभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिस्प्यूट हो जाता है या दो स्टेट गवर्नमेंट्स में डिस्प्यूट हो जाता है तो सेंट्रल जो सुप्रीम कोर्ट है वो अथॉरिटी है जो बेसिकली क्या कर सकती है, इनके झगड़ों को सुलझाने का काम कर सकती है। होप सो अभी तक आपको इतना समझ आ गया। देखो जो जो मार्किंग है वो चीजें आपको क्या करना है, एमसीक्यू के हिसाब से पढ़ना रहेगा। तो पहले इतना पढ़ दो, फिर आगे और भेज रहा हूँ लेक्चर थोड़ी थोड़ी देर में। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो बेटा आप इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनो और समझो। जो कॉन्स्टिट्यूशन है जैसा कि मैंने बताया था उसमें 22 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, रोमन में 3, उसमें हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट मतलब वो बर्थ राइट है जो हर एक इंडियन सिटीजन को पैदा होते ही भारत में मिल जाएंगे जब तक वो इंडिया का सिटीजन रहेगा। अगर वो इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ता है तो उसके राइट्स भी क्या होंगे, छिन जाएंगे, याद रखना। तो अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो तो आपके क्या राइट हैं, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से टोटल 6 राइट हैं। आपका जो सबसे पहला राइट है उसको बोला जाता है राइट टू इक्वालिटी, ये आपका पहला राइट है। दूसरा राइट आपका जो होता है उसे बोला जाता है राइट टू फ्रीडम। तीसरा राइट कहलाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चौथा राइट आपका होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। पांचवा राइट जो आपका होता है उसे हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट, याद रखना। कौन सा राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट। और आखिरी राइट जो होता है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का राइट। तो याद रखना टोटल हमारे कितने राइट हुए, 6 राइट। कौन कौन से राइट हुए हमारे, सबसे पहला इक्वालिटी, दूसरा फ्रीडम, तीसरा एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। पहले तो ये 6 को आपको ना रटना पड़ेगा, आगे तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग करने ही वाले हैं तो आपको इसमें तकलीफ नहीं जाएगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें आगे पढ़ते हैं और सीखते हैं। अपने को टिक क्या करना है, इसमें समझना क्या है। तो ये लाइन आपकी टिक हो जानी चाहिए, कौन सी, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी लाइन टिक हो जानी चाहिए, ये वाली, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट किस में कंटेन है, पार्ट 3 में। उसी को देखो नीचे एक्सप्लेन करके दे दिया। पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट आपको दिए गए हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या है, राइट टू इक्वालिटी बोल दिया गया जो आर्टिकल 14 से 18 में, हमको सारे आर्टिकल अभी करने होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट अपन आते हैं तो कौन सा आर्टिकल है हमारा, राइट टू फ्रीडम, जो कहाँ से कहा था कि देखो, तो राइट टू फ्रीडम जो है तुम्हारा 19 से लेकर 22 तक है, 19 से लेकर 22 तक। फिर कौन सा राइट है हमारा, एक्सप्लॉयटेशन का राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमें कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता, 23 से 24 है। फिर कौन सा राइट है हमारा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, हर धर्म को मानने का, पालन करने का हमारा अधिकार है। नेक्स्ट हमारा कौन सा राइट है, अगर आप देखोगे तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हम अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट राइट हमारा कौन सा बना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये बताता है कि भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को फॉलो करने में या यूज करने में दिक्कत हो रही हो तो आप कोर्ट ऑफ लॉ के पास जा सकते हो। तो एक बार रिवाइज करते हैं, 6 राइट कौन कौन से हुए हमारे। सबसे पहला राइट हमारा कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 से 18 तक है। फिर कौन सा, राइट टू फ्रीडम, फिर एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये मत भूलना। अच्छा, अब इसमें देखो जो नीचे की लाइन इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 31 जो था उसको ना रिमूव कर दिया गया है। लाइन याद रखना है, राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर था कि हम कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस राइट को क्या कर दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया, फंडामेंटल राइट ये नहीं रह गया। और याद रखना ये कौन से अमेंडमेंट से आया था, इसके पहले मैंने 42nd अमेंडमेंट आपको बताया था जिससे सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया। अब ये याद रखना 44th अमेंडमेंट जो है उससे जो है आर्टिकल 31 को हटा दिया गया है। तो ये अपना मार्क डाउन करते जाओ, जो जो मैं आपको टिक करा रहा हूं आपके काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे इतना हो गया आपका खत्म। आगे नीचे की चीजें मत पढ़ना, ये जरूर पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये लाइन आपके लिए जरूरी है पढ़ना।
No fundamental right in India is absolute and reasonable. Restriction can be imposed in the interest of state by valid legislation. एग्जाम्पल के तौर पे घूमने फिरने का आपका अधिकार है, जहां घूमना है घूमो, लेकिन सरकार ने अभी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि लॉकडाउन में आप घूम नहीं सकते। तो इससे आपको ये समझना होगा कि आपके फंडामेंटल राइट जो है वो पूरी तरह से 100% नहीं है, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। ये बात आप मत भूलना, इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इतना समझ आ गया फंडामेंटल राइट को ऊपर ऊपर से, तो हम आगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अच्छे से हमें करना है। हमें करना है बेटा स्टेट का कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? स्टेट। स्टेट का मतलब मैं आपको अगर बताऊं तो स्टेट का मतलब सरकार या अथॉरिटी होता है। हर वो अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे हमें ओबे करना हो, जिसके आदेश को हमें मानना हो, वो स्टेट होती है। स्टेट के कंसेप्ट को समझाया गया आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। और स्टेट में इंक्लूड किया जाता है किसको किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से बनकर निकली है, जैसे आरबीआई। अच्छा, वैसी गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे अब स्टेट गवर्नमेंट हो गया। और लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट का मतलब क्या? विधानसभा। देन जितनी लोकल अथॉरिटीज जैसे नगर निगम, ये सब भी स्टेट है, इनके आदेशों को भी हमें मानना होता है। अगर ये सारी बॉडीज इंडिया के टेरिटरी के अंदर है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है तो वो हमारे लिए स्टेट कहलाती है। ये बात आप नहीं भूलेंगे। तो मैं रिपीट करता हूं, जैसे बिजली बिल आपके यहाँ आता है, आप पे करोगे, नहीं करोगे काट दिया जाएगा। तो बिजली बिल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे यहाँ सीएसीबी, वो क्या हो गई आपके लिए? स्टेट हो गई। ये आप नहीं भूलोगे, आपको स्टेट का मतलब आना चाहिए। आगे बढ़ता हूं मैं, जैसे आपको अगर ये स्टेट का मतलब समझ आ गया है तो इस पे केस है, जो केस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। केस का नाम है अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस। ये केस टिक करो। क्या है केस मैं बता दूं, और उसके ऊपर ये लाइन को जरूर टिक करो। लोकल अथॉरिटी में किसको किसको माना गया है? म्युनिसिपैलिटी, जैसे मैंने बताया आपको, नगर निगम। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जैसे जिला बोर्ड होता है, जिला पंचायत होती हैं, ठीक है। जो ट्रस्ट होते हैं, माइनिंग बोर्ड्स होते हैं। माइनिंग बोर्ड मतलब जैसे कोल माइन, जैसे एससीसीएल, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, ये सब लोकल अथॉरिटी में आ जाता है। आगे ये समझाया गया है कि स्टेट, किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट कैसे डिटरमाइन किया जाए। तो केस का नाम याद रखना, अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि कब कब एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेट कहला सकती है। तो सीखो कब कब, जब किसी कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन का सारा शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है। तो समझने वाली बात यह है कि वो ऑर्गेनाइजेशन फुल गवर्नमेंट कंट्रोल में है, तो वो स्टेट है, क्योंकि वो जो ऑर्डर देगी सबको मानना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पैसा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट या गवर्नमेंट से मिल रही है, तो उसमें भी गवर्नमेंट कैरेक्टर आ गया है। जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 30% शेयर भी गवर्नमेंट ने खरीद लिया, तो गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं होल्डिंग आ जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एक स्टेट में मोनोपोली स्टेटस है। अच्छा, मोनोपोली स्टेटस मतलब क्या? उसके अलावा कोई और नहीं है, और ये गवर्नमेंट के प्रमोशन से। जैसे मोनोपोली स्टेटस की मैं बात करूं तो क्या, तो हमारे यहाँ जो सिटी बस चलती है, पूरी फ्रेंचाइजी दादा ब्रदर्स के पास है छत्तीसगढ़ की। तो आप ये मान के चलो कि वो जो बिल आपके ऊपर रेस करेंगे, आपको पे करना होगा अगर आप उनकी बस में ट्रेवल करते हो। ठीक वैसे ही अगर कोई डीप कंट्रोल है गवर्नमेंट का आपकी एजेंसी में, मतलब गवर्नमेंट की कोई भागीदारी है, तो आप स्टेट हो। तो आप बिना कंफ्यूज हुए समझो, अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब में क्वेश्चन डाला गया था कि कब एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट माना जाए। क्या जमशेद लिमिटेड भी एक स्टेट है, एक अथॉरिटी है? तो जवाब यह है कि अगर जमशेद लिमिटेड में सारा कैपिटल गवर्नमेंट का है, या जमशेद लिमिटेड को फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे मिल रही है? गवर्नमेंट से मिल रही है, या जमशेद लिमिटेड की मोनोपोली है, क्यों? गवर्नमेंट के कारण, या गवर्नमेंट का कंट्रोल है मेरे यहां, या फिर मेरा जो बिजनेस है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, देश के लिए बहुत जरूरी है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो ये माना जाएगा कि मैं स्टेट की डेफिनेशन में आ जाऊंगा। ये पॉइंट आपके समझ आने चाहिए, आपको ठीक होने चाहिए। आपको इतने पॉइंट मुझे उम्मीद है समझ आ गए होंगे। लास्ट थिंग, अगर गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है जो अब कॉर्पोरेशन के फॉर्म में शिफ्ट हो गया है, जैसे हमारे देश में पहले सेबी नहीं हुआ करता था। हमारे देश में शेयर बाजार के लिए जो लॉ था वो कैपिटल कंट्रोल इश्यूज एक्ट था, जिसकी सारी पावर किसको दे दी गई? सेबी को दे दी गई। तो शेयर बाजार के मामले में सेबी को भी क्या माना जाएगा? स्टेट माना जाएगा। तो आज की क्लास में आप क्या पढ़े? आप पढ़े स्ट्रक्चर,
ऑफ इंडिया। उम्मीद है समझ आ गया होगा 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स कौन से और कहाँ कवर होते हैं, और नेक्स्टिंग स्टेट का मतलब पढ़े। आज के लेक्चर में इतना काफी है आपके लिए, आप इतना पढ़ो। अगले लेक्चर में मैं आपको आगे की चीजें पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच।